जो किया वो वर्क है, जो करने की क्षमता है वो एनर्जी है, और कितनी तेजी से किया वो आपकी पावर है। तो आज समझेंगे फिजिक्स का ट्रिपल धमाका, वर्क, एनर्जी एंड पावर। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वर्क, एनर्जी एंड पावर का पहला वीडियो। इस पूरे लेसन को हम लोग खत्म करेंगे टोटल 4 वीडियोस में और ये रहा आज का पहला वीडियो। अगर आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो में जुड़े रहते हो एंड तक, तो मैं इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगी, विजुअलाइज कराऊंगी जहां जहां जरूरत हो, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सब कुछ हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेसन का नाम है वर्क, एनर्जी, पावर। सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क आते ही सबके मन में हो रहा होगा कि भाई हम काम करना, भाई हम सुबह से रात तक हम सभी काम करते करते थक जाते हैं। लेकिन बच्चों, हमें देखना यह है कि फिजिक्स की भाषा में व्हाट इज वर्क। सो फिजिक्स कहता है कि वर्क इज सेड टू बी डन जब अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, राइट। यानी कि किसी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से अगर वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन। जैसे मान लो ये बंदा है, राइट। ये जो है इसकी गाड़ी खराब हो गई है अचानक रास्ते में, तो ये क्या कर रहा है, पीछे से देखो गाड़ी को पुश कर रहा है, जोर लगा के, हाइशा, राइट। तो पुश कर रहा है यानी कि फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वजह से गाड़ी जो है आगे मूव कर रही है, यानी कि गाड़ी की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब फिजिक्स की भाषा में वर्क इज डन। लेकिन वहीं अगर हम इस बंदे को देखें जो इस दीवार को धक्का मार रहा है, धक्का तो ये भी मार रहा है यार, पुश तो ये भी कर रहा है, तो फोर्स तो है, बट क्या ये वॉल अपने पोजीशन से हिल रही है? नॉट रियली, वॉल तो हिल ही नहीं रही है। तो यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है। तो क्या फिजिक्स की भाषा में यहाँ पर वर्क डन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये बंदा थक तो रहा है, इसको लग रहा है क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे खून पसीना बराबर हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि वर्क डन नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई अभी फिलहाल हम वर्क डन की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स कहता है काम होने के लिए, वर्क डन होने के लिए फोर्स अप्लाई होना चाहिए और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल सोच लो। जैसे कि कोई लड़का है जो बाइसाइकिल चला रहा है, अब देखो उसमें वो जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट, पेडलिंग करने के दौरान, और जिसकी वजह से वो बाइसाइकिल जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि वर्क इज डन। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये देखो हॉर्स जो है ये कार्ट को पुल कर रही है, देखो हॉर्स उसको खींच रही है, यानी कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये कार्ट जो है ये मूव भी कर रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर भी वर्क इज डन। तो बच्चों एक बात आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो कि वर्क डन होने के लिए फोर्स का होना भी जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट का होना भी जरूरी है। अगर फोर्स 0 हो गया तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो प्यारा सा क्यूट सा एक बच्चा है जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इस पत्थर को हिलाने के लिए, लेकिन क्या ये पत्थर हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। तो यहां पर वो फोर्स तो लगा रहा है पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, जिसकी वजह से फिजिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन इज 0। दूसरी तरफ इस कूली को देख लो, इसने अपने सर पे कितना सारा भारी सामान उठा रखा है, लेकिन इस सामान के साथ ये एक ही जगह पे खड़ा है, राइट। इसका मतलब ये फोर्स तो लगा रहा है उसको पकड़ के रखने के लिए, बट डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो यहाँ पर भी इवन दो ये बहुत थक रहा है बंदा इतना भारी सामान उठा के, उसके बावजूद भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन हियर इज 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे अबाउट मेजरमेंट ऑफ वर्क डन, कि भाई कितना वर्क डन हो रहा है उसका क्या। ठीक है, तो चलो 2 सिनेरियोज लेंगे। पहले सिनेरियो में हमारे पास लेट्स से 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 एक छोटू सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहले सिनेरियो में हम ये कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट 1 पर हमने एक फोर्स लगाया F1, ऑब्जेक्ट 2 पर हमने एक फोर्स लगाया F2। ठीक है, सच दैट F1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है कंपेयर टू F2।
ठीक, यहां तक क्लियर है। हम ये कहते हैं कि यार ऑब्जेक्ट 1 पे हमने F1 फोर्स लगाया, खूब ज्यादा फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट 2 पे थोड़ा सा कम फोर्स लगाया, F2 फोर्स लगाया, लेकिन इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में बराबर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट सेम है। अब मेरा सवाल है कि मुझे ये बताओ कि वर्क डन किसके केस में ज्यादा है। सोच के देखो, पहले ऑब्जेक्ट के केस में हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, यार बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, मतलब वर्क डन भी तो बहुत ज्यादा हुआ ना, राइट। तो यानी कि पहले केस में ऑब्जेक्ट 1 के लिए वर्क डन इज मोर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो दोनों जगह सेम हुआ था, बट फोर्स जहां ज्यादा लगाया वहां पर वर्क डन इज मोर, ठीक। अब लेते हैं एक दूसरा सिनेरियो जहां पर हम कहते हैं कि हमारे पास यही दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। अब की बार हमने दोनों में बराबर का फोर्स लगाया, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाया दूसरे पे भी उतना ही फोर्स लगाया, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ भाई, पहला ऑब्जेक्ट इतना भारी भरकम सा ऑब्जेक्ट है, उतना फोर्स लगाया तो वो थोड़ा सा ही हिला, राइट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट छोटू सा हल्का सा ऑब्जेक्ट था, उतना ही फोर्स उस पे लगाया तो वो मास काफी दूर तक चला गया, यानी कि अब की बार दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग थे, राइट। ऑब्जेक्ट 1 थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, ऑब्जेक्ट 2 ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो यानी कि अब की बार क्या है, दोनों केस में फोर्स इज सेम, बट सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट 2 के लिए डिस्प्लेसमेंट इज मोर। तो अब आप मुझे बताओ वर्क डन ज्यादा कहां होगा, वर्क डन कहां ज्यादा होगा, वर्क डन वहीं ज्यादा होगा जहां पर भाई थोड़ा फोर्स लगा के काफी डिस्प्लेस हो गया है ना। तो यानी कि अब की बार वर्क डन इज मोर इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट 2। तो ये जो दोनों सिनेरियोज हमने देखा, इसका कंक्लूजन ये है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क हुआ है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स कितना लगाया है, दूसरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है या कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट। तो इसका मतलब वर्क डन होने के लिए फोर्स का होना, डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। वर्क डन कितना हुआ ये कौन डिसाइड करता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि वर्क को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि वर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो वर्क done by a force is equal to the product of force and the displacement caused by the force and the displacement of the point of application of force in the direction of force, very very important। तो वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये प्रोडक्ट कैसा वाला प्रोडक्ट है, सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन होता है मैथमेटिक्स का, 2 into 3 4 into 5 वाला, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो भी है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, उसके बाद इसका थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्मूले पर भी जाएंगे जहां पर हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, बट अभी फिलहाल हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस से ये टॉय कार है जो कि अभी पॉइंट ए पर है, अब इसके ऊपर अगर हमने एक फोर्स F लगाया, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, ठीक है, और ये फोर्स इसके ऊपर लगता ही रह रहा है, थ्रू आउट लगता जा रहा है, जिसकी वजह से ये टॉय कार जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो इस केस में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अच्छा, दूसरी बात है वर्क डन अगेन इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ही इसको पूरी तरह से डिफाइन कर देता है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, जैसे कि अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, राइट, कि अगर एक बंदा है जो वॉल को खूब जोर से पुश कर रहा है बट वॉल मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में फोर्स तो वो लगा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज जीरो, राइट। उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो इंटू फोर्स, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जब किसी भी सिचुएशन में जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां पर वर्क डन जो है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब भाई हमेशा जो है ना
कहानी इतनी सीधी सीधी होती नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी उसमें हम कह रहे थे कि भाई फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस तरफ फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट भी उसी तरफ मूव किया। ठीक है, बहुत बार रियल लाइफ में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे मान लो ये बच्चा जो अपने इस टॉय कार को पुल कर रहा है यूजिंग द थ्रेड। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। अब भाई बच्चा जो फोर्स लगा रहा है वो तो अलोंग द थ्रेड लगा रहा है, राइट, लेकिन जो कार मूव कर रही है वो तो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब देखो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से कम, 0 से 90 के बीच में कोई एंगल है। करेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब ये कूली है जो अपने सर पे लोड ले रखा है और वो वॉक कर रहा है। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, अलोंग द एक्स एक्सिस। फोर्स किधर लग रहा है भाई, जब सर पे उसने सामान ले रखा है तो जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसका मतलब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। यस। अब एक और तीसरा एग्जाम्पल लो, मान लो आपने इस बुक को पुश किया और बुक डिस्प्लेस किया, तो आप बोलोगे कि मैम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया मैंने उसी डायरेक्शन में बुक डिस्प्लेस किया। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अगर मैं बात करूं फ्रिक्शनल फोर्स का, बुक इस टेबल के ऊपर डिस्प्लेस किया इस तरफ, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर एक्ट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उस फ्रिक्शन की वजह से ही इनफैक्ट बुक मूव कर रहा है ना। तो अब अगर सोचा जाए तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब रियल लाइफ में ऐसी कई सिनेरियोज होते हैं जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, उनके बीच में एक्यूट एंगल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, उनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, राइट क्योंकि अभी अभी हमने खुद ही देख लिया एक्यूट एंगल का एग्जांपल, 90 डिग्री का एग्जांपल, 180 डिग्री का एग्जांपल। तो भाई ऐसे सिचुएशन में जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में वर्क डन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, या तो हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो बेसिकली हमें एक ही डायरेक्शन में दोनों चीजें चाहिए, तो या तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लो, या फिर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकाल लो, राइट मतलब कोई सा भी एक चूज कर लो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन को चूज कर लिया, तो भाई अब डिस्प्लेसमेंट चाहे जहां भी लग रहा है उसका कंपोनेंट निकाल लो उसी डायरेक्शन में। या फिर अगर आपने सोचा कि नहीं भाई मैंने चूज किया जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही मेरे पसंद का डायरेक्शन है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकाल लो। कैसे करेंगे ये, चलो इसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो चलो अब इन दोनों तरीकों को हम करके देखते हैं कि कैसे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा पहला तरीका है बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है, लेट अस से कि एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, एक हेवी सा बॉक्स है, उस बॉक्स को आपको रैंप पे चढ़ाना है। रैंप आपने देखा होगा ऐसे इंक्लाइंड रहता है, ठीक है, उसको आपको रैंप पे चढ़ाना है। चढ़ाते दौरान हम कैसे उसको पुश करते हैं, हम तो हॉरिजॉन्टली पुश करते हैं उसको, हम हॉरिजॉन्टली इस बॉक्स के पीछे पुश देते हैं और फिर वो यूं रैंप पे चढ़ जाता है, राइट। तो इसका मतलब है जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, हम फोर्स हॉरिजॉन्टली दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, पहले वो बॉक्स इनिशियली वो यहाँ पे था और बाद में इतना दूर तो नहीं, मतलब रैंप में वो यूं जाता जा रहा है, राइट। सो बेसिकली इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो लेट अस से कि ये यहाँ से ले करके यहाँ तक ये जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमको वर्क डन निकालना है, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा।
तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेंगे फोर्स की डायरेक्शन में। मतलब फोर्स को तो हम एज इट इज रख देंगे, फोर्स को हम F रखेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना हम S नहीं लिख सकते हैं, हम S का कंपोनेंट लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट S का कंपोनेंट क्या होगा। अब आप सोचोगे मैम ये हम कैसे बताएंगे, ये हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें ट्रिग्नोमेट्री को याद करने में। सो ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या सीखा था, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल थीटा है तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था भाई साइन थीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। कॉस थीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सब तो हमने सीखा हुआ है, सीखा है कि नहीं सीखा है, बिल्कुल सीखा है, ठीक है। अब इसी का हेल्प हम यहाँ पे करेंगे, लेंगे, ठीक है। अब मान लो, अब जैसे देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे, मान लो कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, करेक्ट। तो ये वाला ट्रायंगल भी देखो इससे आप रिलेट कर पा रहे हो, सिमिलर है, बिल्कुल है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। हमें क्या करना है, हम इस S का कंपोनेंट लेना चाहते हैं अलोंग द बेस, है ना। मतलब हम इस H को जो है ना, H नहीं लिखना चाहते हैं, H को जो है, इस हाइपोटेन्यूज को जो है हम बेस के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई अब हाइपोटेन्यूज और बेस वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, ये कॉस थीटा वाला है कि नहीं, कॉस थीटा वाला है, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बेस इज इक्वल टू H कॉस थीटा, राइट। तो मतलब हम बेस को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस फोटो में भी हम वही करेंगे, हमें ये S नहीं लिखना है, हमको ये हाइपोटेन्यूज नहीं लिखना है, हमको ये S का कंपोनेंट लिखना है जो कि बेस के अलोंग हो, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो इस बेस को हम क्या लिख सकते हैं, बेस को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, S है, राइट। तो हम बेस को क्या लिख सकते हैं, S इंटू कॉस थीटा। तो यानी कि ये बेस क्या था, बेस ही मेरा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बेस ही तो है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इसी के अलोंग है। तो इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इस बेस को, इसको हम लिख सकते हैं S कॉस थीटा। तो यानी कि वर्क डन को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, F इंटू S कॉस थीटा। तो इस तरीके से इस सिचुएशन में हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। एक और बार दोहराती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल बेस से समझो, बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से समझो। ये ट्रिग्नोमेट्री आप सभी ने पढ़ रखी है, राइट। सो इट्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई इशू नहीं है। हमें यहाँ पे करना क्या था कि यार फोर्स का डायरेक्शन जो है ना वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही लिखना है हमें, मतलब डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट लिखना है अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट S है अलोंग दिस डायरेक्शन जो कि हाइपोटेन्यूज है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का, बट मुझे हाइपोटेन्यूज को नहीं लिखना है, मुझे बेस के टर्म्स में लिखना है। तो बेस के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेस को हम हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, ये जो बेस है इस बेस को लिखना है, क्योंकि ये जो बेस है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं इसके कंपोनेंट को। तो ये वाला जो बेस है ये क्या हो जाएगा, S इंटू कॉस थीटा, क्योंकि बेस जो है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। सो बेस जो है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, दैट इज S इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आई। देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हो सकता है कोई आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ये कहाँ से आया, और शायद आप में से काफ़ी बच्चे इसको ऐसे ही याद कर लेते होंगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप ये समझो कि ये जो आप S cos थीटा आप लिखते हो वो आप क्यों लिखते हो, वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलो अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, पिछली बार हमने क्या किया था, हमें तो पता ही था कि भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। पिछली बार हमने क्या किया था, हमने फोर्स के डायरेक्शन को एज इट इज रखा था। जैसे सिचुएशन हमारा वही है, वही इंक्लाइंड प्लेन है जहां पर आप इस बॉक्स को हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रहे हो, तो फोर्स का डायरेक्शन हमारा इसी तरफ है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी हमारा इस तरफ है, ठीक है, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, पिछली बार हमने क्या किया था, फोर्स के डायरेक्शन को हमने बेस मान लिया था और एस का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी इसी बेस के अलोंग निकाला था। ठीक है, अब की बार जो है हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसको बेस मान लेंगे। यानी कि ये जो एस है ना, ये एस जो है वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का बेस बनेगा। तो यानी कि आप ऐसे बना लोगे अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जहां पर ये 90 डिग्री है और ये बेस है। ठीक है, अब ट्रायंगल को आप थोड़ा सा घुमा के विजुअलाइज कर लो। दिस इज योर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो मतलब ऐसे सोच लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे ये 90 डिग्री है, ये बेस है। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये दूसरा वाला परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा बेस है, तो इसीलिए चूंकि ये बेस है तो डिस्प्लेसमेंट को अब की बार हम लोग एज इट इज एस रखेंगे, लेकिन फोर्स का हम कंपोनेंट निकालेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो फोर्स है जो हाइपोटेन्यूज की तरफ है, इसका हम लोग इस तरफ, इसका जो कंपोनेंट है वो निकालेंगे। मतलब हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम हाइपोटेन्यूज और बेस में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ये लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू एच कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये जो बेस है ना, वो बेस हमारा क्या है, वो बेस हमारा क्या है, ये s का डायरेक्शन है, राइट। जिस इस डायरेक्शन में जो है हमें निकालना है फोर्स का कंपोनेंट, राइट। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, फोर्स है, तो यानी कि हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, राइट, क्योंकि हम इस एफ का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं इन दिस डायरेक्शन। तो एफ मेरा हाइपोटेन्यूज है और ये जो डायरेक्शन है दैट इज द बेस, राइट। तो ये बेस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम फोर्स की जगह लिखेंगे एफ कॉस थीटा। सो कुल मिला के वर्क डन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। सो घुमा फिरा के इन दोनों ही सिचुएशन में देखो एंड रिजल्ट सेम ही आया। तो मतलब वर्क डन अगर निकालना है एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो वर्क डन होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा, जहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारी कहानी का सार है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो दो सिचुएशन देखे कि भाई जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो तो वर्क डन क्या होता है, अभी अभी हमने क्या देखा कि वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, ये हमने देखा। ठीक है, अभी यहाँ बोला जा रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड आर वेक्टर क्वांटिटीज बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही प्रोडक्ट है, बट किस तरह का प्रोडक्ट है, अब वो टाइम आ गया है कि हम उसे इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एफ एंड एस। कितने बच्चों ने, आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों ने वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा ही होगा अपने मैथमेटिक्स के वेक्टर्स में, लेकिन मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती कि भाई मैं आपको बता दूं कि भाई आपने पढ़ा होगा तो आपको आता है। अगर आपको नहीं भी आता है तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगी। डॉट प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, सो ए डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है लेटर से 2i कैप प्लस 3j कैप। आई एम एज्यूमिंग कि वेक्टर का बेसिक आइडिया तो आपको है ही कि भाई वेक्टर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, i j k, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में, आप ICSE 10th में हो, आपकी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में हो सकता है ये चीज़ें नहीं दी हुई हैं, बट मैं आपको ये बैकग्राउंड इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यार यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो मान लो एक वेक्टर a है और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर b है जो कि है i कैप प्लस लेटर से 4j कैप। ठीक है, अब अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे।
ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है कि यार I डॉट I होता है 1, J डॉट J होता है 1, K डॉट K होता है 1, ठीक है। लेकिन I डॉट J होता है 0, J डॉट K होता है 0, I डॉट K होता है 0। ठीक, ये बात याद रहेगी सभी को। ऐसा क्यों होता है? आई कैप डॉट आई कैप मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 है, समझ रहे हो? सो कॉस 0 इज 1, तो इसीलिए ये 1 है। लेकिन जैसे ही आई डॉट के करेंगे तो आई कैप और के कैप ये तीनों तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना भाई। आई कैप का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट है, जे कैप का डायरेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट है, के कैप का डायरेक्शन जेड एक्सिस के अबाउट है। तो अगर आई डॉट के करेंगे या आई डॉट जे करेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और कॉस 90 0 होता है, ठीक है। देखो सारी मैथमेटिक्स ही बता दे रही हूँ मैं एक तरीके से, ठीक है। तो अब देखो अगर मुझे यहाँ पर ए डॉट बी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट आई कैप प्लस 4j कैप। अब देखो इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, जैसे 2i कैप डॉट आई कैप। अब i डॉट आई क्या होता है 1 और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो i डॉट आई हो गया 1, तो ये 2 आ गया, प्लस 2i कैप डॉट 4j कैप। अब i डॉट j जैसे ही आ गया तो 0 हो गया, तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई। फिर 3j कैप डॉट आई कैप, j डॉट आई जैसे ही आ गया 0 हो गई, पूरी चीज़ 0 हो गई। फिर 3j कैप डॉट 4j कैप, j डॉट j 1 है, सो 3 इंटू 4 12, तो ये हो गया 12। तो देखो ये आंसर क्या आया, 12 प्लस 2 14। अब देखो मजे की बात बच्चों, a जो था ये एक वेक्टर था 2i कैप प्लस 3j कैप, b जो था ये भी एक वेक्टर था i कैप प्लस 4j कैप। लेकिन जब हमने a डॉट b की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमें क्या वैल्यू मिली, हमें मिली 14। यहाँ पर i j कुछ भी नहीं है, तो यानी कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर होता है जिसका डायरेक्शन नहीं होता। ये i j k क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स है x y और z एक्सिस के अलॉन्ग जो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें 14 मिल गया, यानी कि एक नंबर मिल गया, नंबर है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। वही कहानी होती है वर्क के केस में। वर्क जो है ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है शायद आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ना मिले, बट मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है आपके लिए समझना। रटना काफ़ी नहीं है कि भाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर लेकिन वर्क इज अ स्केलर। व्हाई इज वर्क अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको पता होना चाहिए, जो मुझे लगता है इससे आपको पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। तो चलो अब इस पहले केस को मैथमेटिकली देखते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट s और फोर्स यानी कि F ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, राइट। मतलब फोर्स अगर इस डायरेक्शन पे है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें जो कि होता है एफ एस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 इज 1, तो यानी कि वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू एस, यानी कि वर्क डन जो है वो इस केस में हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन होगा, तो मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन हो देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। तो चलो अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक है। तो जो पहला केस हम देखेंगे दैट इज फ्री फॉल। जैसे मान लो एक पेड़ है, पेड़ में से एक एप्पल गिरता है, कैसे गिरता है, पेड़ में से गिर के वो सीधा फ्री फॉल होता है उसका और वो गिरता है ग्राउंड पे। क्यों गिरता है, ये फॉल करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जो भी फोर्स ग्रेविटी लगा रहा है, फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, ठीक है, तो m इंटू जी हो गया। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका,
वेरी सिंपल, भाई एप्पल जिस हाइट पर था, मान लेते हैं कि भाई एप्पल हाइट h पर था, सो हाइट h से वो इवेंचुअली गिरेगा कहाँ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे गिरेगा, तो यानी कि h इज द डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि वर्क डन ड्यूरिंग फ्री फॉल बाई ग्रेविटी क्या हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच। ठीक, अब देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल जहां पर हम बात करते हैं कि कितना वर्क डन होगा इन लिफ्टिंग अ लोड। अब इस बंदे को देखो, एक बड़ा सा बॉक्स है जिसे वो ऐसे उठा के अपने सर पे रख रहा है, जब वो उसे यूं उठा रहा है, सो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन अगेन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स कितना हो जाएगा भाई, जब इसे ऊपर उठा रहा है, अभी भी उस बॉक्स को अर्थ की जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ खींच रही है, बट उसको ओवरकम करते हुए वो इसे ऊपर की तरफ लेके आ रहा है, यानी कि उसको कम से कम उतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा जितना ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी कि कितना फोर्स लगा रहा है वो m इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, ग्राउंड से ये उठा के जिस हाइट तक उसको लेके जा रहा है, if that height is h, so again here also work done in lifting the load will be m into g into h। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा केस नंबर 2, एक ऐसा सिचुएशन जहां पर डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है, लेट अस से ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है सच दैट दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसी कहानी है कि मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में नॉर्मल दैट इज 90 डिग्रीज का एंगल है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि वर्क डन क्या होगा, वेरी वेरी सिंपल, वर्क डन इज f इंटू एस cos थीटा दैट इज cos 90 डिग्री। व्हाट इज cos 90 डिग्री, cos 90 इज 0, यानी कि वर्क डन इन सच अ सिचुएशन विल बी 0। नाउ दिस इज प्रिटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत बार सभी को लगता है कि यार वर्क डन 0 तभी होगा जब या तो फोर्स 0 हो या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो, बट जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तब भी वर्क डन 0 होता है। चलो इसके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो चलो अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ से। ठीक है, पहला एग्जांपल, लेट्स से एक कूली है जो अपने सर पर हैवी लोड ले रखा है और उसके बाद वो हॉरिजॉन्टली वॉक कर रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइट। अगर उसने ऐसे लोड पकड़ रखा है तो mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो भाई इस लोड को ऊपर ऐसे टिका के रखने के लिए जो फोर्स वो कूली अप्लाई कर रहा है दैट इज अगेन इन द वाई अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है भाई, वो वॉक तो ऐसे सीधे सीधे कर रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, जिसकी वजह से वर्क डन इज 0। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 0, क्योंकि यहां पर जिस फोर्स की बात हम कर रहे हैं दैट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज 0। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इसी सिचुएशन में जहां पर कूली ने सर पे लोड ले रखा है और वो वॉक कर रहा है, और कोई अगर पूछे कि भाई वर्क डन बाय द कूली अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज 0, क्या ये सही होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि जब फ्रिक्शन की बात हो रही है तो फ्रिक्शन कहाँ पर है, फ्रिक्शन तो वो कूली जब वॉक कर रहा है तो सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स तो एग्जर्ट कर रहा है। अब कूली का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सामने की तरफ, वो वॉक कर रहा है, बट फ्रिक्शनल फोर्स उसे पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो यानी कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो एक्ट कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तो यानी कि द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉट 0। बात समझ में आई, ये मैंने इसलिए बताया सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कभी भी फिजिक्स में आप क्वेश्चन को पढ़ते हो बड़े ध्यान से पढ़ो कि भाई वर्क डन किसकी बात कर रहे हैं, कौन से फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल जहां पर मान लो कि हमारे पास कोई बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। भाई सर्कुलर पाथ की कहानी जहां आ गई वहां पे क्या हो रहा है, बॉडी जहां से चलना शुरू किया एक पूरा सर्कल घूम के लौट के बुद्धू घर को आया, वापस उसी पॉइंट पे आ गया, राइट। हमें क्या पता है भाई, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसकी सेम है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 है।
ये तो हमें पता ही है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बट यहाँ पर तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बट डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो कुल मिला के कहानी कुछ यूं है कि वर्क डन जीरो तब होगा अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फिर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे केस नंबर 3। अब इस केस में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स अगर दाएं गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ बाएं की तरफ। एग्जैक्टली मतलब अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, वो सिचुएशन है यहाँ पर, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। अब ऐसी सिचुएशन पे आप खुद ही बता सकते हो कि वर्क डन क्या होगा? F इंटू एस कॉस थीटा दैट इज कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है -1, यानी कि वर्क डन हो जाएगा -F इंटू एस। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि वर्क डन इन दिस केस विल बी नेगेटिव, राइट? नेगेटिव वर्क डन। तो देखो हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेस देखे बच्चों। एक में वर्क डन वाज पॉजिटिव, एक में वर्क डन वाज जीरो और एक में वर्क डन इज नेगेटिव। तो चलो इसके भी कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब समझ ही गए होंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ऐसे फोर्सेस की बात की जा रही है जो फोर्स मोशन को अपोज करता है। देखो अगर फोर्स इस तरफ लगा तो ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट को उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है। मतलब उसका फोर्स इधर लगा तो उसको इधर जाने से रोकता है, उसको उल्टे तरफ भेजने की कोशिश करता है। इस तरह के एक फोर्स का नाम क्या आप मुझे बता सकते हो? आई एम श्योर आप बता सकते हो, एंड दैट इज फ्रिक्शन। तो चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलो अब इस सिनेरियो के भी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है फ्रिक्शन। हम सभी को पता है कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। यस, मतलब अपोजिशन वाला काम है इसका। तो जब हम वॉक करते हैं हम फ्रिक्शन की वजह से वॉक कर पाते हैं। हम वॉक करते हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सामने की तरफ, फ्रिक्शन हमें पीछे की तरफ खींच रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। इसीलिए वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव, राइट? क्योंकि cos ऑफ 180 डिग्री इज -1। तो इसीलिए फ्रिक्शन का जो वर्क डन है, फ्रिक्शन से जो वर्क डन है दैट इज नेगेटिव। अब लेंगे दूसरा एग्जांपल। लेट अस से हमारे पास ये बॉल है। अब अगर इस बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ध्यान देना ऊपर से नीचे आने की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ नीचे से ऊपर जाने की बात कर रही हूं, राइट? तो जब हम इस बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना तब भी इसे नीचे की तरफ ही खींच रहा है। ध्यान देना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन बॉल कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। इसीलिए द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द बॉल इज गोइंग अप उस समय दैट इज नेगेटिव। ध्यान देना, लेकिन वही जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तब क्या हो रहा है? तब कहानी अलग हो जा रही है, क्योंकि उस समय बॉल का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है। तो इसीलिए उस समय वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तब। प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, इसका मतलब क्या है? वेरिएबल, कोई भी ऐसी चीज जो वैरी कर रही हो, जो बदल रही हो। मतलब एक ऐसा फोर्स जो चेंज हो रहा है, समय के साथ साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स भी चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट इज वेरिएबल फोर्स। मतलब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है कि भाई एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो वही कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, भले ही डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है बट हमेशा वही 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दैट इज कांस्टेंट फोर्स। लेकिन अगर फोर्स भी जो है वो बदलते रहे कि भाई पहले 1 न्यूटन का था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, मतलब वो चेंज होता जा रहा है, दैट इज वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्क्रीन पे हमें 2 ग्राफ्स दिख रहे हैं, राइट? पहले ग्राफ को देखते हैं। लेट अस से एक्स एक्सिस के अबाउट हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को, वाई एक्सिस के अबाउट हम ले रहे हैं फोर्स को। ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर फोर्स है। ठीक है, पहले इस ग्राफ को समझो। देखो यहाँ पे हर पॉइंट पे जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, मतलब ये ग्राफ हमें कैसे मिला है? ये वाला ग्राफ का कोई भी एक पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इतना डिस्प्लेसमेंट एंड इतना फोर्स। ग्राफ का कोई भी पॉइंट उठा लो, दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इतना डिस्प्लेसमेंट एंड इतना फोर्स, करेक्ट? अब देखो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है
वैसे वैसे देखो फोर्स भी तो बदल रहा है। इस पॉइंट पर ये डिस्प्लेसमेंट था, इतना डिस्प्लेसमेंट था, इतना फोर्स था। इस पॉइंट पर इतना डिस्प्लेसमेंट है, इतना फोर्स है। इस पॉइंट पे चले जाओगे तो इतना डिस्प्लेसमेंट है, इतना फोर्स है, राइट। मतलब इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है वैसे वैसे फोर्स भी बदल रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ किस तरह का फोर्स दिखा रहा है? ये ग्राफ दिखा रहा है वेरिएबल फोर्स। ठीक है, इस ग्राफ में हमें वेरिएबल फोर्स देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब वेरिएबल फोर्स जब रहता है, क्योंकि जब कांस्टेंट फोर्स की बात होती है तो वहां पर तो बड़ा सिंपल सा हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि भाई वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब यहां पर क्या करोगे? यहां पर तो फोर्स की वैल्यू कभी 1 न्यूटन होगी, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 5 होगी, तो तुम कैसे निकालोगे वर्क डन? तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। मतलब फोर्स ये हो गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वाई एक्सिस पे फोर्स, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है? यहां पर ये जो ग्राफ है किस तरह का ग्राफ है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, तो ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ मतलब इस ग्राफ से एक परपेंडिकुलर बना दो इस तरीके से। अब इस ग्राफ के अंदर का जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया इज द वर्क डन। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज द वर्क डन। ठीक है, अब ये एरिया कैसे निकालोगे बताओ? बहुत आसान है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अब देखो कैसे बताओगे कि इसका एरिया कैसे बताओगे? अब बड़े ध्यान से इस पूरे चीज को देखो। व्हाट इज दिस? सो दिस होल थिंग इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अब एक एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है? अब इसका अगर एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यानी कि यहाँ पर हाफ इंटू बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसको हमने s लिख दिया। हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो हाइट है, दिस हाइट इज फोर्स, क्योंकि देखो ना यहाँ से यहाँ तक अगर ज्वाइन करते हो तो ये फोर्स की तो वैल्यू बताएगा। सो दिस इज f। तो यानी कि इस केस में वर्क डन हो जाएगा हाफ इंटू एफ इंटू एस। सो बेसिकली कभी भी अगर हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है जहां पर फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ बदल रहा है, तो उस केस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को देखते हुए एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा दैट विल बी वर्क डन। ठीक, ये इस बात में कोई डाउट नहीं है। ग्रेट, अब हम इसी का एक स्पेशल केस देखते हैं। अब अगर हम बोले कि अच्छा, तो अगर हम कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो क्या वहां पर भी ये लॉजिक ट्रू होगा? बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि फोर्स अगर कांस्टेंट है तो उस केस में हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। लेट अस से इस तरफ वाई एक्सिस पे फोर्स है, इस तरफ एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो टाइम के साथ साथ ये हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, राइट। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि यार फोर्स की वैल्यू जो है ना वो हमेशा यही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फोर्स। अब देखो डिस्प्लेसमेंट भले ही बदलता जा रहा है, राइट, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना फोर्स, दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इतना डिस्प्लेसमेंट, बट यही फोर्स। तो फोर्स हमेशा कांस्टेंट है बट डिस्प्लेसमेंट बदलता जा रहा है ना। तो यहां पर हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा है। सो ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, दिस ग्राफ इज फॉर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ है। अब यहां पर भी अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालो तो इस ग्राफ के अंडर का एरिया मींस ये वाला एरिया। अब ये कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है? दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट। तो इसका अगर हम एरिया निकालते हैं, सो दिस एरिया विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। तो लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इनटू ब्रेड्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स। तो यानी कि वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आ गए ना हम उसी फॉर्मूला पे। कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो देखो सेम चीज हमें यहाँ से ग्राफिकली भी मिल गई।
क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पर हमारा कंक्लूजन ये है कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर फोर्स ही वेरी कर रहा है, फोर्स का एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वहां पर वर्क डन जो है हम इस तरीके से ग्राफ के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, विच इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक हाइट एज पर है और वो नीचे आ रहा है, लेट अस से एक पर्सन है जो किसी हाइट एज पर है, लेट्स से ही इज एट द 5th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। अब 5th फ्लोर हाइट एज पर है, उस हाइट एज से वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब अगर वो लिफ्ट से आ रहा है या फिर वो सीढ़ी से आ रहा है या फिर वो कोई इंक्लाइंड प्लेन से स्लैंट करते हुए, स्लाइड करते हुए आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है दैट विल ऑलवेज बी द सेम। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है ना, इसको खाली मतलब है हाइट से, इसको पाथ से मतलब नहीं है कि तुम सीधा सीधा आ रहे हो, तुम ऐसे स्लैंट होके आ रहे हो, तुम सीढ़ी से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है बाय अ फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज m इंटू जी। अब हाइट है h, सो इट विल बी mgh। तो सीधा सीधा ये याद रखना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड मोशन है तो वर्क डन विल बी mgh, अगर किसी ऑब्जेक्ट का अपवर्ड मोशन है तो वर्क डन विल बी माइनस mgh। क्योंकि अपवर्ड मोशन मतलब ही क्या है, जैसे बॉल को ऊपर थ्रो किया तो इसका मतलब ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट, ठीक है। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली बात तो ये थी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट एंड नॉट ऑन द पाथ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कोई बंदा सीढ़ी से नीचे आ रहा है, आपको बताना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, और बच्चे सोचने लगते हैं कि भाई सीढ़ी से नीचे आ रहा है यानी कि ये स्लैंटिंग वाली हाइट दी हुई है या इसको निकालनी है, क्या करनी है, कुछ नहीं करना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी जहां पूछा गया है वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो हाइट मैटर करती है। वो इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू आया, सीढ़ी से आया, लिफ्ट से आया, जैसे मर्जी आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि अगर डाउनवर्ड मोशन है तब तो वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन अगर अपवर्ड मोशन है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स ऑफ वर्क। तो अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट वर्क का होता है जूल, जिसे हम कैपिटल J से डिनोट करते हैं। नाउ हाउ डू वी डिफाइन 1 जूल? So what exactly is 1 joule? So 1 joule, so सबसे पहले let's remember the definition of work. Work की definition क्या थी? Work is force multiplied by displacement. Now this is our basics. ये हमको याद रखना है। Work क्या है? Force multiplied by displacement. तो जब 1 joule of work तब होता है when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter. मतलब when the force is 1 Newton and the displacement is 1 meter, ठीक है, तो तब वर्क डन कितना हो गया? 1 न्यूटन मीटर। और इसी 1 न्यूटन मीटर को हम कहते हैं 1 जूल। बात समझ में आ गई? हाउ डू वी डिफाइन 1 जूल? जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करता है देन द वर्क डन इज 1 जूल, ठीक, ओके। अच्छा, इसके कुछ बिगर यूनिट्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि किलो जूल। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल्स। मेगा जूल्स, 1 मेगा जूल इज 10 टू द पावर 6 जूल्स। सोच के देखो, 10 टू द पावर 6 जूल्स। गीगा जूल्स, जिसे हम GJ से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 10। सो गीगा जूल, 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 जूल्स। तो ये जो है कुछ बड़े यूनिट्स हैं वर्क के। अब हम लोगों ने वर्क का SI यूनिट तो देख लिया, अब देखते हैं CGS यूनिट। नाउ व्हाट इज CGS यूनिट? ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, बिकॉज यू मस्ट बी स्टडिंग अबाउट इट फ्रॉम योर जूनियर क्लासेस। व्हाट इज CGS? C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिख रही हूं। G stands for grams and S stands for second। तो सेंटीमीटर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम यूनिट ऑफ मास, सेकेंड्स यूनिट ऑफ टाइम, राइट। तो इसको हम कहते हैं CGS सिस्टम। CGS में लेंथ का जो मीटर है दैट इज कंसिडर्ड, इसका जो स्टैंडर्ड माना जाता है सेंटीमीटर को, मास का ग्राम और टाइम का सेकंड, दैट इज CGS यूनिट। तो CGS यूनिट वर्क का होता है अर्ग,
ERG, दैट इज अर्ग। तो 1 अर्ग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैंने पहले ही बताया था, यूनिट डिफाइन करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर द बेसिक्स, विच इज वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। 1 अर्ग वर्क तब होता है जब अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, फोर्स का सीजीएस यूनिट है डाइन। तो जब 1 डाइन फोर्स किसी बॉडी को 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करता है तो वर्क डन जो होता है दैट इज 1 erg. Yes, so this is for your information. Again, ICSE में units play a very crucial role. Right now that is a very big difference between CBSE and ICSE. ICSE में हम देखते हैं बहुत बार आपके न्यूमेरिकल्स में भी there is a lot of play around the units. आपको किसी यूनिट में दिया रहेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा. सो दिस यूनिट का कन्वर्जन प्लेज अ क्रूशियल रोल एंड देयरफॉर यू शुड हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिट्स. तो चलो, वर्क और एनर्जी के बाद अब बारी है पावर की. जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि कितनी तेजी से काम कर रहे हो वो आपका पावर बताता है. सो पावर बेसिकली इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. कितनी तेजी से काम हो रहा है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम. कितना काम हो रहा है पर सेकेंड, दैट इज पावर. तो मैथमेटिकली पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ही काफी है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. तो चलो, लॉजिकली पावर को समझने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं. मान लो कि 2 वर्कर्स हैं, ए और बी. ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों हैवी लोड को बस के रूफ पे चढ़ा रहे हैं, बस के ऊपर चढ़ा रहे हैं. ठीक है, अब लेट अस अज्यूम कि ए और बी दोनों का वर्क डन इज सेम, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं. लेकिन जो ए है वो उस काम को करने में टाइम लगा रहा है 1 मिनट और जो बी है वो उसी काम को करने में टाइम लगा रहा है 2 मिनट्स. तो हमें बताना है कि यार पावर किसका ज्यादा है, ए का या बी का. अभी अभी हमने क्या देखा, पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो चलो इसको थोड़ा मैथमेटिकली फोकस करो. पावर इज W अपॉन टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम. अब W दोनों के केस में सेम है, राइट, क्योंकि वर्क डन दोनों का सेम है. अभी अभी हमने बताया. टाइम दोनों के केस में अलग है, ए के केस में 1 मिनट है, बी के केस में 2 मिनट्स है ना. अब देखो, टाइम जिस ज्यादा होगा तो पावर की वैल्यू कम होगी, राइट. जैसे वर्क की W की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर की वैल्यू भी बढ़ेगी, टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर की वैल्यू घटेगी, करेक्ट. तो यहाँ पर W की वैल्यू दोनों के लिए सेम है. अब जिसके केस में टाइम ज्यादा है उसके केस में पावर कम है, राइट. तो जो हमारा वर्कर ए है उसको टाइम लग रहा था 1 मिनट, यानी कि उसका जो पावर है वो ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? अब इसको थोड़ा लॉजिकली सोचो भाई. उसी काम को करने में उसको तो 1 मिनट लग रहा है, लेकिन जो दूसरा है बी जो है उसको 2 मिनट लग रहा है, यानी कि उसका पावर कम है, तभी तो ज्यादा टाइम लग रहा है ना वही काम करने में, राइट. तो यानी कि कुल मिला के हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो ए है, वर्कर ए जो है उसका पावर वर्कर बी से ज्यादा है. इनफैक्ट उसका पावर वर्कर बी से 2 टाइम्स है. ठीक है, बात समझ में आई. सो आई गेस नाउ यू अंडरस्टूड कि पावर क्या है और पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो चलो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे द रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी. अब सभी के दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि पावर और वेलोसिटी में कोई रिलेशन. चलो देख लेते हैं. पावर की डेफिनेशन अभी अभी हमने क्या पढ़ी. पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम. सीधा सा रिलेशन हमने पढ़ा. वर्क डन क्या होता है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भाई वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है. अब भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम क्या होता है? ये वेलोसिटी. एग्जैक्टली. तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी. तो भाई क्या आ गया? पावर जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. सो पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. तो आ गया ना रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी. तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ पावर. सो पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, जिसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं 1 वॉट को? मैंने क्या बताया था? यूनिट डिफाइन करने के लिए पहले बेसिक डेफिनेशन याद रखो. पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम. जब 1 जूल का वर्क डन होता है इन 1 सेकेंड तो पावर हो जाता है 1 जूल पर सेकेंड, और इस 1 जूल पर सेकेंड को ही हम 1 वॉट कहते हैं.
ठीक है, तो इसका मतलब इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक, इसके कुछ बड़े यूनिट्स हैं, कुछ छोटे यूनिट्स हैं। बड़े यूनिट्स में है किलोवाट। 1 किलोवाट कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 3 वॉट्स। मेगावाट, 1 मेगावाट हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 वॉट्स। गीगावाट, गीगा मतलब ही होता है 10 टू दी पावर 9, सो 1 गीगावाट हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 वॉट्स। तो ये तो बड़े यूनिट्स हो गए। इसी तरीके से इसके कुछ छोटे यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि मिलीवाट, माइक्रोवाट। मिलीवाट क्या हो जाएगा? 1 मिलीवाट इज 10 टू दी पावर -3 वॉट, यानी कि 0.001 वॉट, है ना। 1 माइक्रोवाट हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 वॉट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसके छोटे और बड़े यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पावर के सीजीएस यूनिट की, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि पावर का सीजीएस यूनिट क्या होगा? वेरी सिंपल, पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वर्क डन का सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग, एग्जैक्टली। तो जब 1 अर्ग ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड तो हम कहते हैं पावर इज 1 अर्ग पर सेकेंड। तो ये जो अर्ग पर सेकेंड है, तो सीजीएस यूनिट पावर का क्या है? अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा पावर का सीजीएस यूनिट। इसके अलावा भी पावर का एक यूनिट और होता है जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। तो ये जो है अदर यूनिट की अगर हम बात करें, पावर की अदर यूनिट की बात करें तो होता है हॉर्स पावर। सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। अब ये रिलेशन पे याद रखनी जरूरी है आपको, क्योंकि बहुत बार ये कैसे काम आ सकता है। मान लो कि न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है किसी चीज़ का, द गिवन पावर इज 45 हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर देख के तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि यार हॉर्स पावर को मैं वॉट या किलो वॉट में कैसे कन्वर्ट करूँ, है ना। तो अगर आपको ये रिलेशन याद रहेगा कि 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स, तो आप उस हॉर्स पावर को वॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पावर के यूनिट्स के बारे में ये सारी कहानी थी। एसआई यूनिट, वॉट। अब वॉट के अकॉर्डिंग बड़े और छोटे यूनिट्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया। सीजीएस यूनिट की बात करो तो सीजीएस यूनिट होता है अर्ग पर सेकेंड। अदर यूनिट्स में एक आता है हॉर्स पावर विच इज इक्वल टू 746 वॉट्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो। वर्क और पावर के बाद अब बारी है एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एग्जैक्टली। जैसे एक कॉमन सा एग्जाम्पल सोचो, यार मुझे 5 किलोमीटर चलना है या 10 किलोमीटर चलना है, क्या मैं चल पाऊंगी? ये डिपेंड करता है कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी कैपेसिटी है उस वर्क को करने के लिए। एग्जैक्टली। तो किसी भी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है ये कैसे डिटरमाइन होता है? ये डिटरमाइन होता है बाय द वर्क दैट इट डज। ठीक है, तो जब कभी भी कोई बॉडी कुछ वर्क करती है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस। ये वाली एनालॉजी से इसको याद रखो कि यार मान लो मेरे अंदर खूब सारा एनर्जी है। अब मैंने क्या किया, मैं जॉगिंग करने चली गई। सो द मोमेंट आई जॉग, मैं कुछ वर्क कर रही हूँ, सो वर्क इज़ डन बाय मी। तो चूंकि मैं वर्क कर रही हूँ तो मेरी बॉडी की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। करेक्ट। तो इसीलिए याद रखो, जब भी वर्क इज डन बाय द बॉडी, जब कोई बॉडी वर्क करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। दूसरी तरफ अगर मैं जॉग वगैरह ना करके एक जगह बैठ जाऊँ, एकदम आराम से बैठी हुई हूँ और मेरे मुंह में खाना आते जा रहा है, मैं बस खाते जा रही हूँ, तो क्या हो रहा है? मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। राइट, फूड से एनर्जी आती है, इस तरीके से याद रखो। सिमिलरली जब किसी बॉडी पर वर्क होता है, मतलब वो बॉडी वर्क कर नहीं रहा है, उस बॉडी के ऊपर वर्क इज डन, उस समय उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार बच्चे ना इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि व्हेन वर्क इज डन बाय द बॉडी एनर्जी डिक्रीजेज, व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी एनर्जी इंक्रीजेज। तो याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज होगी, इसीलिए इसकी मीनिंग को समझो, एक स्टोरी की तरह समझो कि जब आप कुछ काम कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो आपके बॉडी की एनर्जी कम हो रही है। जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप आराम से रिलैक्स होकर बैठे हो और बस मुंह में खाना जाते जा रहा है, तो आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एग्जैक्टली। सो कुल मिला के कहानी ये है कि जहाँ पे भी वर्क है ना,
वर्क का मतलब ही है देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्योंकि मतलब या तो वर्क इज डन बाय द बॉडी या फिर वर्क इज डन ऑन द बॉडी, और दोनों ही केस में या तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है या फिर एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज और इंक्रीज क्या है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। सो वर्क कहीं पे भी हो रहा है मतलब वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर जरूर से हो रहा है, ठीक है। सो एनर्जी वंस अगेन इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड ही काफी है, इसका डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो चलो अब बात करें कि हम एनर्जी के यूनिट्स के बारे में। एनर्जी की एसआई यूनिट की अगर बात करो तो एसआई यूनिट है जूल। सीजीएस यूनिट की बात करो तो वो है अर्ग। जूल और अर्ग के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। अब देखो एनर्जी और वर्क इन दोनों का यूनिट सेम है, राइट। एसआई यूनिट दोनों का जूल है, एग्जैक्टली। सीजीएस यूनिट दोनों का अर्ग है, ठीक है। एंड जूल एंड अर्ग का रिलेशनशिप यहाँ पर आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। दिस इज लिटिल इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि ये जो बिगर यूनिट्स है ना, देखो काफ़ी वैरायटी ऑफ यूनिट्स है, इनके बारे में पता होना अगेन ज़रूरी है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में किसी भी यूनिट में एनर्जी गिवन हो सकता है या फिर किसी भी यूनिट में आपको एनर्जी निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। बिगर यूनिट्स में है वॉट आवर, किलो वॉट आवर, कैलोरी एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एक करके इन सारे यूनिट्स के बारे में जानते हैं, ठीक। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे हम वॉट आवर के बारे में, ठीक है। सो हमारा पहला यूनिट ऑफ एनर्जी जो अभी हम डिस्कस करेंगे दैट इज वॉट आवर, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, वॉट जो है दैट इज अ यूनिट ऑफ पावर, यस। अब पावर का यूनिट है वॉट। हमने क्या पढ़ा था, पावर क्या होता है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि आप बोल सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वर्क डन क्या है, वर्क डन इज बेसिकली एनर्जी। वर्क और एनर्जी यूनिट वाइज तो सेम ही है, तो एनर्जी को आप बोल सकते हो पावर इनटू टाइम, इसीलिए पावर का यूनिट दैट इज वॉट, टाइम का यूनिट दैट इज आवर, राइट। तो इसीलिए वॉट आवर जो है दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो 1 वॉट आवर की अगर हम बात करें तो ये 1 वॉट आवर क्या है, 1 वॉट मतलब 1 वॉट, पावर मतलब क्या होता है 1 जूल पर सेकेंड, राइट, इनटू 1 आवर, ठीक है। अच्छा 1 जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 1 आवर इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड, तो 1 आवर में होते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब 3600 ये क्या हो जाएगा जूल्स। हम कह सकते हैं कि 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स या फिर 3.6 किलो जूल, ठीक है। सो 1 वॉट आवर जो है ये एग्जैक्टली कितना एनर्जी है, अगर इसे जूल के फॉर्म में बताना हो तो 1 वॉट आवर का मतलब है 3600 जूल्स, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया, ग्रेट। चलो आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम हमारे अगले यूनिट के बारे में विच इज किलो वॉट आवर। अब अगर किलो वॉट आवर की बात करें तो इसकी भी कहानी इसी तरह की है। किलो वॉट एक पावर का बड़ा यूनिट है, आवर एक टाइम का यूनिट है, ठीक है। सो 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वॉट इज 10 टू द पावर 3 वॉट्स इंटू 1 आवर, ठीक है। 10 टू दी पावर 3 वॉट्स का मतलब है 10 टू दी पावर 3 जूल पर सेकेंड, 1 आवर का मतलब है 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 इंटू 3600 जूल्स, दैट इज 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल्स, जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल्स। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules। सभी का आप जूल के साथ रिलेशन याद रखना, मतलब 1 वॉट आवर हो गया 3600 जूल, 1 किलो वॉट आवर हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। करके दिखा रही हूँ ताकि ये वैल्यूज अगर आप मेमोराइज नहीं भी रख सको तो भी ये बड़े ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप वहीं पर वो यूनिट का कन्वर्जन खुद भी कर सकते हो, ठीक है। देखेंगे अब हम अगले यूनिट को।
सो 1 कैलोरी जो होता है दैट इज 4.18 जूल्स। अगेन रिलेशंस याद रखने हैं जूल के साथ, क्योंकि कुछ भी कैलकुलेशन में आपको जूल, चूंकि ऐसा यूनिट है तो जूल में आपको वैल्यूज चाहिए होंगी, तो इनका जूल में कन्वर्जन जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है। सो 1 कैलोरी इज 4.18 जूल्स। अगर कभी आपको किलो कैलोरी में दिया हुआ हो, सो ये भी जान लो कि 1 किलो कैलोरी कितना हो जाएगा, 10⁻³ या फिर 1000 कैलोरीज, ठीक है। तो ये हो गई कैलोरी की कहानी। फिर आता है हमारा लास्ट यूनिट विच इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EV भी लिखा जाता है। सो व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। सो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सो देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो एक बहुत ही छोटी सी एनर्जी है, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। नाउ दिस स्लाइड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर हमने एनर्जी की काफी सारी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। आपको हर एक यूनिट का कन्वर्जन या फिर कह लो रिलेशन विथ जूल पता होना चाहिए, बिकॉज दिस विल बी सुपर यूजफुल इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि एनर्जी के जो ये बिगर यूनिट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको इन यूनिट्स के कन्वर्जन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार फटाफट से इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने मैथमेटिकली देखा था। पहला यूनिट वॉट आवर। सो हमने अभी तक मैथमेटिकली क्या देखा, 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स, ठीक है। 1 वॉट आवर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? 1 वॉट का पावर 1 आवर में जितना एनर्जी स्पेंड करता है दैट इज 1 वॉट आवर। एनर्जी स्पेंड बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 वॉट इन 1 आवर, ठीक है। नेक्स्ट है किलो वॉट आवर। वेरी वेरी सिमिलर, हमने क्या डिराइव किया था, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, राइट। यानी कि एक 1 किलो वॉट का पावर एक आवर में जितना एनर्जी स्पेंड करेगा दैट इज 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कैलोरी। कैलोरी क्या है? हीट एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरीज। जब भी हीट एनर्जी की बात होती है ना, सो दैट इज मेजर्ड इन कैलोरीज। और कैलोरी का रिलेशन क्या होता है? 1 कैलोरी क्या होता है, अभी अभी देखा था 4.18 जूल्स। एंड द फोर्थ यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पे काम आता है? हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो दैट इज अ वेरी स्मॉल एनर्जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सोच के देखो कितना छोटा एनर्जी है। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जहां बात आ जाती है तो भाई पार्टिकल्स इतने छोटे हैं तो उनकी एनर्जी भी बहुत छोटी है। सो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में इस यूनिट को यूज किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ एनर्जी। सुपर। तो भाई पावर का डिस्कशन भी खत्म हो चुका है, तो देख लेते हैं जाते जाते एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। सो एनर्जी की अगर बात करें तो इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, हम कितना काम कर सकते हैं ये वो बताता है। दूसरी तरफ पावर ये बताता है रेट ऑफ वर्क डन या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब टाइम के साथ साथ कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वर्क हो रहा है, वर्क होने का मतलब ही है देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो आप ये कह लो कि वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, इट इज जस्ट द सेम, ठीक है। अगर बात करते हैं हम एनर्जी की, तो एनर्जी का एसआई यूनिट है जूल, दूसरी तरफ पावर का एसआई यूनिट है वॉट। अगर बात करें एनर्जी की तो ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पावर जो है ये टाइम डिपेंडेंट होता है। तो बच्चों सारे कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक के खत्म करने के बाद अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। तो वर्क, एनर्जी, पावर होते क्या है, क्या यूनिट्स होते हैं, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, वो सब तो हमने देख लिया। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, और उसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलो आई थिंक दिस विल बी अ गुड ट्राई। क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं या फिर टेस्ट करते हैं खुद को कि ये पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के बाद क्या हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। सो द क्वेश्चन सेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज स्टेट वेदर द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले इस बात पे फोकस करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी कि कौन से फोर्स की वजह से। हमें क्या पता है
बेसिक्स, वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हमें अगर ये बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तो उसके लिए हमें फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर थीटा की वैल्यू जीरो हुई फिर तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगी, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हुई फिर तो कॉस थीटा 1 हो जाएगी, यानी कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगी, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगी, राइट। सो मतलब थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है, राइट। अब यहां पर इन तीनों ही सिनेरियोज में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन तो हमें पता है, हर तीनों सिचुएशन में हमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को देखना है और थीटा की वैल्यू समझनी है। सो सबसे पहले पार्ट में बोला जा रहा है अ पर्सन वॉक्स ऑन अ लेवल्ड रोड। एक पर्सन जो है वो वॉक कर रहा है सीधे सीधे यूं हॉरिजॉन्टली, तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि वर्क डन जो है वो इस केस में हो जाएगा जीरो। सिंपल, राइट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। अ पर्सन क्लाइम्स अ लैडर। अ पर्सन क्लाइम्स अ लैडर मतलब वो पर्सन लैडर से कहाँ गया, ऊपर गया, राइट। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अभी भी नीचे की तरफ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर थीटा हो गई 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री इज -1, यानी कि इस सिचुएशन में वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब चलते हैं तीसरे सिचुएशन में। अ कार इन न्यूट्रल गियर इज कमिंग डाउन द स्लोप। स्लोप से कार नीचे की तरफ आ रहा है, अब कार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा 0, कॉस 0 इज 1, तो यानी कि यहां पर वर्क डन जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अप्रोच समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट्स तो हम ये सारे कवर कर ही चुके थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अगेन पूछा गया था 2026 में, क्वेश्चन है नेम द यूनिट ऑफ वर्क डन यूज्ड इन सब एटॉमिक स्केल। जैसा कि मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि आईसीएसई के बोर्ड्स में यूनिट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए यूनिट्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अब बताओ, मैंने एनर्जी की, वर्क डन की इतनी सारी यूनिट्स की बात करी थी, एनर्जी और वर्क डन की सेम यूनिट्स होती हैं, राइट। कौन सा ऐसा यूनिट था जिसे सब एटॉमिक स्केल में यूज किया जाता है, सब एटॉमिक स्केल, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस स्केल पे कौन सी यूनिट यूज की जाती है एनर्जी की? एब्सोल्युटली करेक्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम ईवी लिखते हैं, राइट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम डिफाइन कैसे करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जितना वर्क डन होता है बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जितना वर्क डन करता है व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम कह सकते हैं वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जितना वर्क डन करेगा व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड through a potential difference of 1 volt, through a potential difference of 1 वोल्ट। ये इसकी डेफिनेशन है, तभी तो ये आया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आया है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब multiplied by 1 volt, and this gives 1.6 into 10⁻⁻19 joules, जो मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा यूनिट है जिसको हम सब एटॉमिक स्केल में यूज करते हैं। तो चलो आ जाओ बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोन इज tied to a string and displaced from point A to B by application of constant force in 3 different ways as shown in the diagram। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में 3 डिफरेंट सिनेरियोज दिख रहे हैं, 3 केसेस दिख रहे हैं जहाँ पर एक स्टोन पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहा है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, अरेंज द 3 केसेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स। तो तीनों केसेस में हमको वर्क डन निकालना है।
ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की। हमें ये देखना पड़ता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल है। अब फर्स्ट सिनेरियो में देखो, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के दौरान ये जो है एक सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी कि इस सेमी सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पर ये इस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है टेंजेंशियली, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी कि वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा F इंटू एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है 0, यानी कि इस सिचुएशन में W1 जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट केस में वर्क डन विल बी 0। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में देखो, जिस तरफ फोर्स है, फोर्स जिस तरफ है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो थीटा है दैट इज 0 डिग्री। देयरफॉर वर्क डन इस केस में हो जाएगा F इंटू एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो यानी कि ये हो जाएगा F इंटू एस वर्क डन। ये भी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में अगर हम देखें, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरफ हो रहा है, यानी कि इनके बीच में कोई एंगल थीटा है जो कि एक एक्यूट एंगल है। तो यानी कि इस सिचुएशन में W3 हो जाएगा FS cos थीटा, जहां पर थीटा जो है दैट इज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, एक एक्यूट एंगल थीटा है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास यहाँ पर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब अगर हम इन वैल्यूज को कंपेयर करें, पहले केस में वर्क डन 0 है तो मतलब वो सबसे मिनिमम हुआ। उसके बाद वर्क डन F इंटू एस है, मतलब कॉस 0 डिग्री इज 1, और ये जो कॉस थीटा है, जब थीटा एक एक्यूट एंगल है उस समय इस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होगी, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है हम अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे कम W1 है, उससे बड़ा W3 है, और उससे बड़ा W2 है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इट इज अ क्वेश्चन जो कि 2026 के बोर्ड्स में पूछा गया था। ठीक है, तो हम काफी सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो इस टॉपिक से आपके 2026 के बोर्ड्स के पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन कहता है द वर्क डन बाय द हार्ट इज 1 जूल पर बीट। एक हार्ट बीट में जो वर्क डन है दैट इज 1 जूल। ठीक है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द हार्ट इफ इट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स। हमें बताना है पावर कितना होगा, राइट। सो इस केस में हमें पावर को कैलकुलेट करना है। पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें पता है पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट में पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो मतलब टाइम की वैल्यू है 1 मिनट, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स। तो टाइम तो पता है, अब निकालना है वर्क डन। सो वर्क डन कितना है, ये हमारा पहला पार्ट है। वर्क डन निकल जाएगा तो पावर आसानी से निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, वर्क डन इन 72 हार्ट बीट। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्क डन बाय हार्ट पर बीट, मतलब वर्क डन पर बीट कितना है, दैट इज 1 जूल। देयरफॉर वर्क डन इन 72 बीट्स कितना हो जाएगा? अगर 1 बीट पे 1 जूल है वर्क डन, तो 72 बीट्स पे कितना हो जाएगा वर्क डन? 72 जूल्स। तो यानी कि ये हो गया वर्क डन। अब हमारे पास वर्क डन भी है, हमारे पास टाइम भी है, राइट। तो अब हम पावर निकाल सकते हैं। देयरफॉर पावर will be equal to work done that is 72 joules divided by time taken that is 60 seconds। तो ये हो जाएगा 1.2 watts and that is the answer। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन था, राइट। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड था, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अगेन जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ स्पेशली, उस टाइम पर सिर्फ मेरा वीडियो देखना काफ़ी नहीं होगा, यू मस्ट सॉल्व ईच ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स अलॉन्ग विथ मी, ताकि आप अपने हाथ से करोगे तो कहीं पे
अटकोगे तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करोगे, लेकिन अगर सिर्फ सुनते रहोगे तो वो काइंड ऑफ हाफ रिटेन होगा, राइट। तो इसीलिए मेक श्योर कि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ आप भी मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अप अ बॉडी ऑफ मास 2 kg थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर along an inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal as shown in the figure। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पर एक मास है, ठीक है। अच्छा कंफ्यूज मत होना, यही वाला मास है जो यहाँ पहुँच गया है, तो अलग अलग कलर देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो लेट अस से कि इस मास को नीचे से ऊपर इस इंक्लाइंड प्लेन के अबव लेके जाया जा रहा है। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 5 मीटर कवर कर लिया है, ठीक है। अच्छा इसका जो मास है, क्या क्या गिवन है? मास गिवन है 2 kg, ठीक है। इसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज गिवन एज 5 मीटर। ये जो एंगल थीटा है इंक्लाइंड प्लेन का, इस थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्रीज, ठीक है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। पूछा क्या जा रहा है? कैलकुलेट द वर्क डन इन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। अब इस बॉडी को ऊपर इस इंक्लाइंड प्लेन के अबव ऐसे लेके जाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई एक फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, राइट। सो देयर मस्ट बी सम फोर्स जो इसको खींच रहा है, तो उस फोर्स की वजह से देयर इज अ वर्क डन, है ना। सो फर्स्ट पार्ट में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। तो यानी कि एफ एस कॉस थीटा में थीटा इज 0 डिग्री, ठीक। सो कॉस 0 इज 1, तो यानी कि एफ इंटू एस करेंगे, ठीक। ओके अब यहाँ पर ये एफ हम कैसे निकालेंगे? एफ तो यार क्वेश्चन में दिया हुआ है, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। इसको हम इस गिवन में लिखना भूल गए थे, एग्जैक्टली। तो फोर्स की वैल्यू दी हुई है, तो भाई फोर्स की वैल्यू है 15, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 75 जूल्स। सो दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। इस बॉडी को पुल करने के लिए ये वाला वर्क डन है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब निकालना है तुम्हें फोर्स, इसी बॉडी पर क्या फोर्स होगा ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी किधर एक्ट करता है? नीचे की तरफ। मतलब अगर इस बॉडी की बात करें तो इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगा नीचे की तरफ, राइट। सो नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट, बिल्कुल। मास की वैल्यू दी हुई है 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8। तो ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकल के आ गया 19.6 न्यूटन, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, अभी हमने पहला और दूसरा पार्ट किया है, ठीक भाई। ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी है। सो पार्ट 3 में पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमने पार्ट 2 में कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया था हमने? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी निकली थी? 19.6 न्यूटन, राइट। और ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी थी वो किधर एक्ट कर रही थी? वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, ठीक है। ये हमने पार्ट 2 में कैलकुलेट किया। अब हमें यहाँ पे पार्ट 3 में कैलकुलेट करना है इस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या वर्क डन होगा, मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट क्या वर्क डन होगा। अब ऑब्वियसली इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? ये वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब यहाँ पर है एक ट्रिक ये है कि ये फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ हो रहा है? वो तो इस तरफ हो रहा है, राइट। अब जब हमको वर्क डन निकालना है वी नीड टू एंश्योर कि यार या तो हम डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को फोर्स के डायरेक्शन में ले लें या फिर फोर्स के कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले लें, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को फोर्स के डायरेक्शन में ले लेंगे। अब देखो अगर ये एस है तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट का क्या कंपोनेंट होगा? एज्यूमिंग कि ये जो एंगल है दिस इज थीटा, अगर ये एस है तो ये हो जाएगा एस कॉस थीटा और ये हो जाएगा एस साइन थीटा, ठीक है। अभी के लिए ऐसे याद रखो कि अगर कोई भी एक वेक्टर होता है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा। यहाँ भी वही हो रहा है,
अब देखो डिस्प्लेसमेंट का वो वाला कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है, जिस वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, एस साइन थीटा, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फोर्स दैट इज एफ जी मल्टीप्लाइड बाई एस साइन थीटा, गॉट इट, ये करेंगे हम लोग। अब देखो ये फोर्स की वैल्यू तो हम पिछले पार्ट में निकाल ही चुके थे, 19.6 इंटू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 मीटर इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 30 डिग्री, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा 19.6 इंटू 5 इंटू साइन 30 इज 1/2। इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ जाएगा 49 जूल्स। तो 49 जूल्स इज द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 4 पे। तो चलो देखें पार्ट 4 में क्या पूछा जा रहा है, अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन आंसर्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने क्या निकाला था, पार्ट 1 में निकाला था वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स, मतलब ये जो बॉडी था, इस बॉडी को पुल करने के लिए जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन है, वो फोर्स जो काम कर रहा है, वो वर्क डन कितना निकला था, उसकी वैल्यू निकली थी 75 जूल्स, करेक्ट। फर्स्ट पार्ट में 75 जूल निकला था। यहां पर जो वर्क डन की वैल्यू निकली है, राइट, सो लेट अस से यहां पर जो वर्क डन की वैल्यू निकली है दैट इज 49 जूल्स। ठीक है, अब देखो दोनों वर्क डन में फर्क है, ऐसा क्यों है, फिर से समझो। W1 75 जूल्स कौन सा वर्क डन है, वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स, मतलब जो फोर्स इसको पुल करके लेके जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, वो फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, 75 जूल वर्क डन कर रहा है। जो काम, अब वो जो वर्क डन कर रहा है वो सारा का सारा वर्क इज नॉट डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब कितना इसमें से ये टोटल, ये जो है ये टोटल वर्क डन कर रहा है पुलिंग फोर्स, इस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए जो टोटल वर्क डन है दैट इज 75 जूल। इसमें से 49 जूल जो है दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचना चाह रहा है, लेकिन हम उस बॉडी को नीचे नहीं जाने दे रहे, हम उसको इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर लेके जा रहे हैं, यानी कि टोटल 75 जूल्स में से 49 जूल्स जो है वो यूज हो जा रहा है किसमें, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने के लिए, कि भाई ग्रेविटी नीचे खींचेगा बट हम इसको नीचे जाने नहीं देंगे, सो ग्रेविटी के अगेंस्ट इतना यूज हो जा रहा है। तो ये जो W2 है दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज W1 माइनस W2 अगर हम करें दैट इज 75 माइनस 49 विच इज 26 जूल्स। ये जो बचा हुआ 26 जूल है, ये 26 जूल कहाँ जा रहा है, ये 26 जूल जा रहा है टू ओवरकम द फ्रिक्शन, क्योंकि भाई जब ये बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जाएगा तो इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के साथ इस बॉडी का एक फ्रिक्शन भी तो रहेगा जो इसको जाने के लिए रोकेगा, तो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो बचा हुआ 26 जूल है दिस इज यूज्ड अप अगेंस्ट the force of friction. So this is used up to overcome the force of friction between the body and the inclined plane. तो बात समझ में आ गई कि भाई ये दोनों वर्क डन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कह रहा है अ मैन स्पेंड 6.4 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 64 meters in the direction in which he applies force in 2.5 seconds। नाउ देखो क्या हो रहा है, ये जो बंदा है कितना एनर्जी लगा रहा है, 6.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी, कितना डिस्प्लेस हो रहा है 64 मीटर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, और कितने टाइम में हो रहा है 2.5 सेकेंड्स, इतनी ये एनर्जी है, एनर्जी कह लो या फिर कह लो वर्क डन, ठीक है, जो भी कह लो। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स उसने अप्लाई किया वो हमको निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं फोर्स अप्लाइड, थोड़ा सा सोच के देखो कैसे निकाल सकते हैं। अगर वर्क डन दिया हुआ है सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसका मतलब
वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम फोर्स अप्लाइड निकाल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन दिया हुआ है 6.4 किलो जूल, इसे हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻³ जूल्स, डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 64 मीटर्स। तो यहाँ पर आंसर हो गया 100 न्यूटन। सो 100 न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द पावर स्पेंट इन HP बाय द मैन। HP देखो, यूनिट्स अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई HP क्या है। HP क्या है, हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर जो है वो कितना वॉट होता है। चलो फटाफट से याद करो जब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। सो पावर जो है दैट इज वर्क डन। वर्क डन दिया हुआ है कितना है, 6.4 इंटू 10⁻³ जूल्स, डिवाइडेड बाय टाइम भी दिया हुआ है। बट ये जो पावर निकल के आएगा, ये पावर निकल के आएगा वॉट में, बट मुझे आंसर चाहिए हॉर्स पावर में। करेक्ट। तो हॉर्स पावर और वॉट का क्या रिलेशन है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। ये रिलेशन मैंने बताया था, ठीक है। तो अब अगर वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो इस पूरे चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 746 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतना हॉर्स पावर, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 3.43 हॉर्स पावर, एंड दिस इज द आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखो फर्स्ट पार्ट में भी एक फॉर्मूले से काम बन गया, सेकंड पार्ट में भी एक फॉर्मूले से काम बन गया। बट इस क्वेश्चन में अगर बच्चे गलती करते हैं तो कहाँ पे गलती करते हैं, यूनिट्स में। जैसे बहुत से लोग ये हॉर्स पावर और वॉट का कन्वर्जन भूल जाते हैं, बहुत से लोग किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। तो इस तरह की गलतियां बहुत बार बच्चे कर देते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आ पहुंचे क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन कहता है अ बॉय टेक्स 3 मिनट्स टू लिफ्ट a 20-liter water bucket from a 20-meter deep well, ठीक है, while his father does it in 2 minutes। मतलब बॉय को लगता है 3 मिनट्स, फादर को लगता है 2 मिनट्स, ठीक है। कंपेयर द वर्क एंड द पावर डेवलप्ड बाय देम। तो हमें उनका वर्क डन और पावर को कंपेयर करना है, ठीक है। अब चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब भाई बॉय हो चाहे फादर हो, ठीक है, अब दोनों ही केस में अगर हम बात करें वर्क डन की, ठीक है, सो वर्क डन बाय द बॉय क्या होगा। अब भाई नीचे से बाल्टी को ऊपर उठा रहे हैं, राइट, तो मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि जब अब इसको विजुअलाइज करो, भाई बाल्टी को कुएं से निकाल रहे हो तो उस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, उसी फोर्स के अगेंस्ट ये काम हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना उस वेल का डेप्थ है दैट इज 20 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय द बॉय। अब वर्क डन बाय फादर क्या होगा, ये भी तो सेम ही होगा, क्योंकि भाई मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही है, हाइट उतना ही है, राइट। तो इसका मतलब वर्क डन बाय बॉय डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय फादर इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों का जो वर्क डन है दैट विल बी सेम। अब बात करते हैं पावर की। अब पावर ऑफ बॉय क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द बॉय डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द बॉय। अब वर्क डन को मैं W ही लिख रही हूँ क्योंकि वर्क डन बाय बॉय और वर्क डन बाय फादर सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं पावर ऑफ फादर क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय फादर, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो इनका अगर हम रेशियो निकालें, पावर ऑफ बॉय बाय पावर ऑफ फादर, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम टेकन बाय बॉय डिवाइडेड बाय, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय फादर डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय फादर। तो ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय फादर बाय टाइम टेकन बाय बॉय। टाइम टेकन बाय फादर कितना है, 2 मिनट्स, और टाइम टेकन बाय बॉय है 3 मिनट्स। देयरफॉर पावर ऑफ बॉय is equal to 2/3 times the power of father।
तो इनके पावर डेवलप्ड का जो है रिलेशन निकल गया, इनके वर्क डन का भी रिलेशन निकल गया। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट में यानी कि पार्ट बी में पूछा जा रहा है हाउ मच वर्क डज ईच डू, एक एक जन ने कितना वर्क किया है। यानी कि वर्क डन कैसे निकालेंगे, हमें mgh की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो भाई एक एक जन ने कितना काम किया है, mgh। ठीक है, अब यहाँ पे देखो g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको हम 9.8 ले लेंगे। h जो है दैट इज हाइट, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर, ये h की वैल्यू है। अब जो है हमें निकालना क्या है, हमें सिर्फ मास निकालना है। मास हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है दिस इज वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है और वाटर की डेंसिटी भी यहाँ पर दी हुई है, डेंसिटी विच इज रो। अब डेंसिटी और वॉल्यूम के हेल्प से अपने को निकालना है मास, तो चलो पहले मास निकाल लेते हैं। हमें क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी लीटर में चलेगा नहीं, इसको भी मीटर क्यूब में लाना है। अब हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर्स। अब देखो यूनिट्स का यही सब खेल है, अगर यूनिट्स के रिलेशनशिप आपको पता नहीं होंगे तो आप यहाँ पे फंस जाओगे कि यार लीटर को कैसे कन्वर्ट करें मीटर क्यूब में, है ना। तो इसको कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -3। तो बेसिकली मास यहाँ पे निकल जाएगा 20। ठीक है, तो ये निकला kg पर मीटर क्यूब, तो ये जो मास निकला ये निकल गया kg में। ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा, मास निकल गया 20, g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h है 20। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर निकल के आएगा 3920 जूल्स। सो दिस इज द वर्क डन बाय ईच ऑफ देम, द बॉय एज वेल एज द फादर। ठीक है, एक एक जन ने 3920 जूल्स काम किया है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन का कोई बता सकता है सबसे ट्रिकी पार्ट क्या था, वर्क डन कैलकुलेट करना ही ट्रिकी पार्ट था, क्योंकि इसमें दो ट्रिक्स थे। एक तो ये कि भाई डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज करके आपको मास निकालना था, दूसरा जो उससे भी ज्यादा ट्रिकी पार्ट था वो ये था कि इस वॉल्यूम को लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। बहुत से बच्चे इसको लीटर की ही वैल्यू इसमें डाल देते, जिसके वजह से उनका आंसर गलत आ जाता। ठीक है, तो इसीलिए यूनिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फॉर द टाइम बिंग आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो चलो अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में पूछा गया है अ कूली एक्स कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड climbs up a slope and another coolie y carrying the identical load on his head moves the same distance on a frictionless horizontal platform। तो सबसे पहले इसको विजुअलाइज करो। हमारे पास दो कूलीज हैं, एक A, एक X और एक Y। X जो है उसने अपने सर पे पूरा सामान रखा हुआ है, पूरा लोड रखा हुआ है और फिर वो जो है क्लाइंब कर रहा है स्लोप से। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह में ऐसे रैंप बना होता है, तो वो वैसे ही स्लोप से क्लाइंब कर रहा है। और जो दूसरा कूली Y है वो अपने ऊपर लोड ले करके वो हॉरिजॉन्टल ऐसे सीधा सीधा चल रहा है। हमें बताना है कि हु डज मोर वर्क एंड एक्सप्लेन द रीजन। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन विजुअलाइज हो गया। अब चलो बात करते हैं X की। अब जो X है उसके साथ क्या हो रहा है कि भाई हेड पे उसने रखा हुआ है लोड। अब उस हेड पे जो लोड है, लेट अस से ये हमारा कूली है X, इसके सर पे ये लोड है। अब ये लोड जो है, ये जो वर्क डन हो रहा है किसके अगेंस्ट हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, राइट। तो ओवरऑल जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो वर्क है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब वर्क 0 तो नहीं है, कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, बट वर्क जो है कुछ तो नॉन जीरो वर्क यहाँ पे हो रहा है। अब बात करते हैं Y की। अब Y जो है अपने ऊपर लोड ले करके, ये जो Y जो है बंदा, ये Y है,
इसने भी सर पे वही बराबर का लोड लिया हुआ है, लेकिन ये जो है इस तरीके से सीधा सीधा वॉक कर रहा है। तो यानी कि इसके केस में क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है और जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो थीटा है दैट इज 90 डिग्री। देयरफॉर वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब y जो है वो 0 वर्क कर रहा है, x जो है वो नॉन 0 वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हु डज मोर वर्क, x डज मोर वर्क। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सुपर। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, लेकिन ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, वर्क एनर्जी पावर का ये पहला वीडियो था। इसके बाद जल्दी आने वाला है वीडियो नंबर 2 और इसी तरीके से 4 वीडियो में हम इस पूरे लेसन को पूरी तरह से कवर कर लेंगे विथ न्यूमेरिकल्स, विथ टिप्स एंड ट्रिक्स, विथ विजुअलाइजेशन एंड द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताना अपना फीडबैक, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो के साथ, एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT solutions, sample papers and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।